In the last lecture, we had completed exercise 8.1. Now today we are going to study one very important theorem, midpoint theorem. ये जो midpoint theorem है, ये हमें 9th के अंदर भी बहुत सारे सम्स में काम में आएगा और नेक्स्ट ईयर 10th के अंदर भी काम में आएगा. ओके, तो क्या है ये midpoint theorem? हम देखते हैं. Theorem 8.9 टेक्स्ट बुक में इसको प्रूव नहीं किया है, हम इसको पूरा प्रूव करेंगे. टेक्स्ट बुक में खाली हिंट दे दी है. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, पर हम दो चीजें प्रूव करेंगे. ये तो प्रूव करेंगे और इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा प्रूव करेंगे. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिडपॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. टेक्स्ट बुक में खाली इतना ही दिया है. ओके, हम एक और चीज प्रूव करेंगे. एंड इट्स मेजर इज half the measure of third side. ये जो एंड के बाद लिखा है ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर हम प्रूव करेंगे इसको भी. Its measure is half the measure of third side. पहले पूरे थ्योरम को समझते हैं. इसमें क्या बोला है. सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC. सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC. ओके, अब लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिडपॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. साइड AB के मिडपॉइंट को हम बोल देते हैं E और साइड AC के मिडपॉइंट को हम बोल देते हैं F. ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, मिडपॉइंट बोला है. तो ये जो लाइन सेगमेंट है EF, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिडपॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कौन सी लाइन सेगमेंट EF is parallel to third side. थर्ड साइड मतलब कौन सी साइड. BC. तो हमें प्रूव करना है EF is parallel to BC and its measure is half the measure of third side. और EF का जो मेजर है वो BC का हाफ होगा. EF इक्वल टू हाफ BC. अगर पूरा BC 10 है तो EF 5 होगा. अगर पूरा BC 20 है तो EF 10 होगा. ओके, दो चीजें हमें प्रूव करनी है. क्या क्या प्रूव करना है. It is parallel to third side, मतलब EF is parallel to BC and its measure is half the measure of third side, यानी EF is equal to half BC. बोलो, इसमें कोई भी डाउट. नो सर. डेटा, अब देखो डेटा में क्या दिया है. डेटा में बोला है इन ट्राइंगल ABC E and F are the midpoints of AB and AC respectively. respectively लिखना बहुत जरूरी है. respectively का मतलब होता है इन ऑर्डर. फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के साथ, सेकंड पॉइंट सेकंड के साथ. यानी E is a midpoint of AB and F is a midpoint of AC. टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है. हमें प्रूव करना है इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि EF जो है BC को पैरेलल है. EF is parallel to BC. और एक और चीज प्रूव करनी है. इट्स मेजर इज हाफ द मेजर ऑफ थर्ड साइड. जो EF का मेजर है वो BC का हाफ होगा. EF is equal to half BC. EF is equal to half BC. Understood? Yes, sir. अब ये Yes, थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे. वी विल कंस्ट्रक्ट लाइन CD पैरेलल टू BE. हम क्या करेंगे,
सी डी बनाएंगे, किसको पैरेलल, ए बी को पैरेलल। तो ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ए बी सच दैट EF को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो जो EF है वो ये CD को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, B पे। तो सच दैट EF इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट D। ये जो CD है उसको EF आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा, कहां पे, पॉइंट D पे। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब हमें प्रूव करना है EF is parallel to BC and EF equal to half BC। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। We will prove that these two triangles are congruent। कैसे करेंगे प्रूव, बोलो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। Vertically opposite angle. हाँ, फिर AF equals to CF वो हमको Yes, given sir. है ना। alternate angle. Sir, AF is equal to CF. ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल AEF लिया और CDF लेते हैं, CDF। ओके, ट्रायंगल AEF वाला जो ऊपर वाला और CDF यानी नीचे वाला, दोनों ट्रायंगल में देखो ये Z बनता है, बन रहा है Z। ये दोनों लाइंस Yes, sir. अपने CD कैसे बनाएंगे, Yes, sir. पैरेलल, CD पैरेलल टू AB, दोनों लाइन पैरेलल है और Z बनता है। तो एंगल EAF इक्वल टू FCD, एंगल EAF इक्वल टू एंगल FCD। Why? Alternate angle। Alternate angles. Lines are parallel, then alternate angles are equal। दूसरा, vertically opposite angle, angle AFE equal to CFD। Vertically opposite angles। Any doubt? No, sir. No, sir. AF is equal to CF। AF equal to CF is given, मिड पॉइंट तो अपने को दिया ही है। अब दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड से हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक होती है AAS और एक होती है ASA। बताओ यहाँ पर AAS आएगा कि ASA आएगा? क्यों ASA आएगा? बीच वाले एंगल को देखो, A और F से इंक्लूडेड साइड कौन सी बनती है, AF, ये रही। C और F से इंक्लूडेड साइड कौन सी बनती है, CF, ये रही। तो यहाँ पर इंक्लूडेड साइड आ गई हमारे पास। जब इंक्लूडेड साइड आ गई तो क्या आएगा, ASA आएगा। ओके, हाँ के ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. AEF congruent to CDF by which condition, ASA condition। Now if two triangles are congruent तो क्या होगा भाई, CPCD, their corresponding parts are equal। तो ट्रायंगल AEF की साइड EF और CDF की साइड FD, ये दोनों इक्वल हो जाएगी। Therefore EF is equal to FD by CPCD। Yes or no? Yes, sir. बोलो। अब देखो यहाँ पर EF इक्वल टू FD हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, EF इक्वल टू FD हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, F is a midpoint of ED, है ना। और अगर F जो है वो पूरे ED का मिड पॉइंट है तो therefore EF will be equal to half ED। EF कितना होगा, पूरे ED का हाफ हो जाएगा। रिजल्ट नंबर 1, पूरा ED अगर 10 होगा तो EF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर पूरा ED 20 होगा तो EF कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो EF इक्वल टू हाफ ED। क्लियर और नॉट? Clear. Yeah. ओके,
अब देखो ध्यान यहाँ पे अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो EF इक्वल टू FD तो हो गया। उसी तरह से AE विल बी इक्वल टू CD। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी ना, तो AE इक्वल टू CD। Also AE will be equal to CD by CPCD, corresponding parts of congruent triangle. Okay, but according to given AE is equal to BE। AE तो किसको इक्वल है? BE को इक्वल है। Given things which are equal to the same thing are equal to one another। CD AE को इक्वल है, BE भी AE को इक्वल है। Therefore BE will be equal to CD। तो BE को इक्वल हो जाएगा, CD को इक्वल हो जाएगा। Yes or no? Yes, sir. sir. ओके, देखो अब क्या होगा यहाँ पर, इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है EDCB। क्वाड्रिलेटरल EDCB में क्या है? ED किसको पैरेलल है? BC को। ED is parallel to BC, या तो ED is equal to BC and EB is equal to CD, है ना? Yes or no? ED किसको इक्वल है? BC को, और B किसको इक्वल है? CD को। Both the pair of opposite side are equal। Therefore EDCB is a parallelogram। ओके, अब अगर EBCD पैरेललोग्राम हो जाएगा तो अपने आप क्या होगा? ED will be parallel to BC। अब जब पूरा ED BC को पैरेलल है तो EF भी BC को पैरेलल हो जाएगा। Therefore EF is also parallel to BC। Any doubt? Yes or no? No, sir. Sir. No, sir. From 1 रिजल्ट 1 में क्या लिखा है हमने? EF इक्वल टू हाफ ED, लेकिन ED किसको इक्वल है? BC को इक्वल है। ED पूरा किसको इक्वल है? BC को, क्योंकि ये तो पूरा पैरेललोग्राम है, तो ED की जगह BC लिख सकते हैं। EF will be equal to half BC। तो हमने प्रूव कर दिया EF is parallel to BC and EF equal to half BC। Understood? Yes, sir. Yes, sir. अब ये एग्जाम में थ्योरम पूछे या ना पूछे, वैसे तो इंपॉर्टेंट थ्योरम पूछते हैं, पूछ सकते हैं, पर थ्योरम पूछे या ना पूछे, ये मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर जो दो रिजल्ट हमने प्रूव करे वो तुमको याद रखने हैं। हम सम्स में यूज करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हमारे पास दो मिड पॉइंट है तो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो हमेशा थर्ड साइड को पैरेलल होगी और उसका मेजर हमेशा थर्ड साइड का हाफ होगा। यानी EF will be parallel to BC and EF will be equal to half BC। Understood? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थ्योरम 8.10 कर रहे हैं, कन्वर्स ऑफ 8.9। इसको प्रूव नहीं करेंगे हम, जरूरत भी नहीं है, खाली इसको समझ लेते हैं। The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। bisect का मतलब वो है divide into two equal parts। bisects the third side। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है। थ्योरम 8.9 में हमको क्या बोला था कि लाइन जो है ना वो दोनों मिड पॉइंट से पास हो रही है। इस बार क्या बोला है? लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इस बार लाइन खाली एक ही मिड पॉइंट से पास हो रही है, मतलब अपने को बोला है D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB।
E is a midpoint of AC, वो तो प्रूव करना है। और ये जो लाइन है, इट इज पैरेलल टू अनदर साइड। D पैरेलल टू BC दे दिया है। आगे वाले थ्योरम में हमने प्रूव करा था D पैरेलल टू BC, यहाँ पर बोल दिया है पैरेलल टू अनदर साइड। मतलब क्या बोला है, D जो है वो मिड पॉइंट D से पास हो रही है, एक मिड पॉइंट अपने को दिया है, D पैरेलल टू BC वो दिया है, और हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब हमें प्रूव करना है कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, जो E है वो AC का मिड पॉइंट है। इसको प्रूव कर सकते हैं बट नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम में प्रूफ आएगा तो थ्योरम 8.9 का ही आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम का। ओके, तो खाली तुमको ये थ्योरम याद रखना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर एक मिड पॉइंट से पास हो रही है और दूसरी एक लाइन को पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। अंडरस्टूड? DE will bisect AC, मतलब DE will divide AC into two equal parts, मतलब AE will be equal to EC. Understood? Yes, sir. ओके, तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। Now let us start exercise 8.2. Exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। सबका ध्यान अभी यहाँ पे, पहले तो फिगर अपने को दी, हम फिगर बना लेते हैं। डेटा क्या दिया, देखो डेटा में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD पूरा क्वाड्रिलेटरल है, इज अ क्वाड्रिलेटरल in which P, Q, R and S are the midpoints. P, Q, R and S are the midpoints. ये चारों को midpoint बोला है of sides AB, BC, CD and DA respectively, ऐसा अपने को दिया है। और AC is a diagonal, ये भी बोला है कि AC is a diagonal। show that का मतलब है to prove, क्या प्रूव करना है हमें सबसे पहले, SR is parallel to AC and SR is equal to half AC, है ना midpoint theorem। It is parallel to the third side and its measure is half the measure of third side. Yes or no? हाँ के ना तो बोलो। Yes, sir. PQ equal to SR and third PQRS is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, स्क्वायर के ऊपर m। अगर स्क्वायर के ऊपर m ना करे, खाली स्क्वायर रखे, तो वो क्वाड्रिलेटरल का सिंबल होता है। चलो प्रूव करना शुरू करते हैं।
सबसे पहले बोला है हमें प्रूव करना है SR is parallel to AC and SR equal to half AC। इक्वेशन में P is a midpoint of AB, तो ये दोनों पार्ट इक्वल। Q is a midpoint of BC, तो ये दोनों पार्ट इक्वल। R is a midpoint of CD, so these two parts are equal, and S is a midpoint of AB, so these two parts are equal। अब पहले हम ट्रायंगल DAC लेते हैं। इन ट्रायंगल DAC, बोलो ट्रायंगल DAC में क्या है? S is a midpoint of DA and R is a midpoint of BC। S is a midpoint of DA and R is a midpoint of BC given। तो क्या हो जाएगा अपने यहाँ मिडपॉइंट थ्योरम से SR will be parallel to AC and SR will be equal to half AC। So therefore by midpoint theorem SR will be parallel to AC and SR will be equal to half AC। रिजल्ट नंबर 1। बोलो इसमें कोई भी डाउट? सर बोलो। सर इसमें वो प्रूफ नहीं करने का मिड पॉइंट थ्योरम की तरह? मतलब बेटा प्रूव नहीं करने का, इसके लिए तो मिडपॉइंट थ्योरम में प्रूव कर दिया। अब एक बार थ्योरम में अपने प्रूव कर देना, फिर हम वो रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। समझे? यस सर, थैंक यू। बनाई गई है कि थ्योरम में जो भी बोला हो उसको हम फिर सम्स में यूज कर सकते हैं। तो मिडपॉइंट थ्योरम में क्या बोला है कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर दो मिडपॉइंट को ज्वाइन करती होगी वो थर्ड साइड को पैरेलल होगी और उसका मेजर थर्ड साइड का हाफ होगा। तो अब हम वो कंडीशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके लिए तो लिखा ना बाय मिडपॉइंट थ्योरम, ऐसा मिडपॉइंट थ्योरम में बोला है। ओके यस सर। जैसे मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या हर बार पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते हैं? नो नो सर। अप्लाई करते क्योंकि वो थ्योरम है, वो एक बार प्रूव हो चुकी है और तुमने अभी तक प्रूव नहीं करी है। तुम पाइथागोरस थ्योरम 10th में प्रूव करोगे। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ 10th के अंदर है, 10th में उसको पूरा प्रूव करेंगे। ओके अब जिस तरह से हमने ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए देखा वैसे नीचे वाले ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल ABC या इन ट्रायंगल BAC, जो भी नाम देना हो, BAC, P is a midpoint of AB, P is a midpoint of AB and Q is a midpoint of BC। Given, so therefore by midpoint theorem बोलो क्या हो जाएगा आगे? PQ will be parallel to AC and Yes. PQ will be equal to half AC। रिजल्ट नंबर 2, ये हमें प्रूव नहीं करना है। ओके अब फ्रॉम 1 and 2 पहले तो अपने को क्या प्रूव करना था? SR पैरेलल टू AC, SR इक्वल टू हाफ AC। ये तो आ गया हमारा एक आंसर। ये हमें प्रूव नहीं करना है पर इसकी जरूरत है, इसे हमने लिखा है फ्रॉम 1 and 2। याद करो चैप्टर नंबर 5 का एक्सियम 1, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। SR किसको पैरेलल है? AC को। PQ भी किसको पैरेलल है? AC को। तो SR और PQ भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। यस और नो? यस सर। उसी तरह से SR किसको इक्वल है? हाफ AC को। PQ भी किसको इक्वल है? हाफ AC को। तो SR और PQ आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके तो हमने प्रूव कर दिया SR पैरेलल टू PQ एंड SR इक्वल टू PQ। मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में एक नोट लिखवाया था, इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम।
one pair of opposite side parallel and equal, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram. One pair of opposite sides is equal and parallel, therefore PQRS is a parallelogram. ओके, तो हमने प्रूव कर दिया PQRS को पैरेललोग्राम। और क्या प्रूव करना था? PQ इक्वल टू SR, तो PQ इक्वल टू SR ये भी प्रूव हो गया, सब कुछ प्रूव हो गया। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 2, ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA. ABCD को rhombus बोला है। rhombus में क्या होता है? Four sides are equal. All four सभी sides साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी करते हैं। वेरी गुड। ABCD को rhombus बोला है और उसके 4 मिड पॉइंट दिए। PQRS आर द मिड पॉइंट्स। एक मिड पॉइंट P है, दूसरा Q है, तीसरा R है और चौथा मिड पॉइंट S है। चारों 4 मिड पॉइंट्स है। Show that PQRS is a rectangle. हमें प्रूव करना है PQRS is a rectangle. हमें PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे कि PQRS रेक्टेंगल है? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले डेटा में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया वो लिख देते। क्वेश्चन में बोला है ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Respectively का मतलब in order. P मिड पॉइंट AB का है, Q मिड पॉइंट BC का है, R मिड पॉइंट CD का है और S मिड पॉइंट DA का है। ओके, शो दैट का मतलब टू प्रूव। हमें प्रूव करना है PQRS is a rectangle. PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब देखो, PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के हमेशा दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। पहला डायगोनल कौन सा है? SQ और दूसरा डायगोनल कौन सा है? PR, RP। तो अगर हम प्रूव कर दे कि दोनों डायगोनल इक्वल है तो अपने आप क्या प्रूव हो जाएगा? PQRS इज अ रेक्टेंगल। ओके, और अभी मैं थोड़ी देर के लिए थ्योरम को, ये सबको प्रूव करने के लिए AC को भी ज्वाइन कर देता हूँ। क्या क्या ज्वाइन किया हमने? ज्वाइन AC, PR एंड QS। ओके, अब ध्यान यहाँ पे, पहले हम प्रूव करेंगे ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऐसा अपने प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे?
तो पहले हम ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं DAC। इन ट्राइंगल DAC क्या होगा बोलो? ट्राइंगल DAC में S is a midpoint of DA and R is a midpoint of DC. S is a midpoint of DA and R is a midpoint of DC. Given, तो क्या हो जाएगा? By midpoint theorem, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, by MP theorem, तुम समझ जाना midpoint theorem। बोलो क्या होगा? SR will be parallel to AC and SR will be equal to half AC. SR is parallel to AC and SR equal to half AC. Result 1. Any doubt? नो सर। Less than No, 1 sir. minute है। Less than 1 minute है तो सब लोग रिजल्ट हो जाओ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से हमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, अब वैसे ही नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल BAC P is a midpoint of AB and Q is a midpoint of BC. Given, therefore PQ will be parallel to AC. Sorry, therefore क्या लिखने का पहले? by, बोलो, मिड पॉइंट थियरम। midpoint theorem, PQ will be parallel to AC and PQ will be equal to half AC. Result number 2 from 1 and 2. क्या हो जाएगा बोलो? Things which are equal to the same thing are equal to one another. SR AC को पैरेलल है, PQ भी SR AC को पैरेलल है, तो क्या होगा? SR will be parallel to PQ and SR will also be equal to PQ. SR equal to half AC है, PQ is also equal to half AC है, तो SR equal to PQ. Opposite side are parallel and equal. One pair of opposite side are parallel and equal. Therefore, PQRS is a Parallelogram. पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूव हुआ। हमें तो रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो करते हैं। पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया हमने। अब अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो वो अपने आप रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल हम इक्वल प्रूव करें तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो देखो प्रूव करते हैं। अच्छा, हम ABQS को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? ABQS, यस सर। ABQS is a parallelogram. तो therefore क्या होगा? AB will be equal to QS. Okay, opposite sides are equal. Result number 4. Also, PBCR को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? Yes or no? यस So सर। therefore, BC will be equal to PR. Result number 5. Any doubt? नो सर। ABCD को रोम्बस बोला है। रोम्बस में क्या होता है? All the 4 sides are equal. चारों 4 साइड इक्वल होगी, तो AB will be equal to BC. Yes or no? Yes, sir. यस। AB की जगह QS और BC की जगह PR लिख सकते हैं। AB की जगह QS और BC की जगह पे PR कहां से आया? From 4 and 5. तो हमने क्या प्रूव कर दिया? QS equal to PR. Result number 6. PQRS पैरेललोग्राम तो था ही,
उसके अंदर हमने डायगोनल को इक्वल प्रूव कर दिया, QRS इक्वल टू PR, so therefore in parallelogram PQRS diagonals are equal। और किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है रेक्टेंगल। so therefore PQRS a rectangle। Understood? यस सर। Yes, sir. हमने बोल दिया PQRS को रेक्टेंगल। आज यहीं तक रखेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, ये जो भी मैंने सम सना है सबका स्क्रीनशॉट में ऐप में अपलोड कर दूंगा, होमवर्क सेक्शन में तुमको दिखेगा, और नेक्स्ट मैथ्स का लेक्चर आएगा उसके पहले सबको सबमिट कर देना है। ओके सर होमवर्क सबमिट कैसे करना है?